हेलो रिकमांडोज, आप लोग का स्वागत है सेवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं नमरा शुंदा का लेक्चर वाला सीरीज, जिसमें आप लोग के जो यूनिट नंबर है वो आगे बढ़ जाएंगे। यूनिट नंबर आपके 8 के आगे बढ़ जाएंगे, जिसमें कि आपका पेज नंबर जो है आपका 40 to 43, जिसमें यूनिट नंबर 8 का ही आगे की टॉपिक इसमें दी गई है, जिसमें हम लोग जो भी चीज़ें बात करेंगे इसका एमसीक्यू सेशन आपका लाइव क्लासेस में हो जाती है, जो कि आपको 9:15 PM में डेली लाइव क्लासेस के साथ मिल सकती है। अगर आप बाद में देख रहे हो तो आप नीचे जाके प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि एमसीक्यू सेशन, अगर जिनको एमसीक्यू सेशन करना है तो 9:15 PM लाइव क्लास जुड़ सकते हैं। रिकॉर्डेड देखना है तो आप नीचे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अब आपके क्वेश्चन रहते हैं कि सर इसका लेक्चर कहाँ मिलेगा, तो लेक्चर मिलने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर से सेवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर ऐप को डाउनलोड कर लेनी है, या तो आप biharagriculture.co.in पे जाओगे। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी कोर्सेज, जिसमें आपको फ्री कोर्सेज में जाना है। फ्री कोर्सेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक नमरा शुंदा बुक लेक्चर मिल जाएगा। यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे पीडीएफ और आपको वीडियो लेक्चर यहाँ पे उपलब्ध मिल जाएगा, जो कि वीडियो में ये आपके पूरे सेक्शन दिख जाएंगे, पूरा पेज नंबर वाइज यूनिट वाइज दिख जाएगा। नहीं तो नीचे जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाके क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं लेक्चर पे आ जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ कुछ दिए गए जिसको हम देखते हुए चलेंगे, और इसका एमसीक्यू सेशन हम लोग रात के टाइम में कर लेंगे। टिलेज इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल बट इट रेड्यूसेज बल्क डेंसिटी। जो टिलेज होता है, टिलेज का यहाँ पे बारे में कुछ पॉइंट्स दी गई है कि टिलेज जो है वो इंक्रीज करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल, लेकिन ये क्या करता है कि रेड्यूस करता है बल्क डेंसिटी को। ये क्या करता है? रेड्यूस करता है बल्क डेंसिटी को। देन उसके बाद वेटलैंड प्लॉ जो है वो स्मॉलेस्ट अमोंग, ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस होगा, स्मॉलेस्ट अमोंग द वुडन प्लो, इट इज यूज्ड एज अ पडल सॉइल एंड इफिशियंसी ऑफ 0.1 हेक्टेयर फॉर 8 आवर्स। जो वेटलैंड प्लॉ जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, बाकी और प्लो जो भी वुडन प्लॉ होते हैं उसमें ये क्या करता है कि पडल करता है सॉइल को, और क्या करता है, इफिशियंसी क्या होता है, 0.1 हेक्टेयर फॉर 8 आवर्स। 0.1 हेक्टेयर 8 घंटा में वो इफिशियंट कर देता है, यानी पडल कर देता है सॉइल को। देन ब्लेड हैरो है उसको हम लोग बखर भी कहते हैं या बखार कहते हैं। ब्लेड हैरो जो है वो उसको हम लोग कहते हैं बखर, जो कि हमको किसमें काम लाया जाता है कि सोइंग से पहले वीट कंट्रोल करने के लिए। अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सोइंग से पहले वीट को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज में लाया जाता है या किसको यूज में लाया जाता है, तो बखर को लाया जाता है या तो ब्लेड हैरो को लाया जाता है। देन स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉल्ड, है ना। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है इरिगेशन की, जो अभी लेटेस्ट जो रिसेंटली जो दो न्यू आई है ना, स्प्रिंकलर और ड्रिप में जो है कि सबसे हाईएस्ट इफिशियंसी ऑफ वाटर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा बचत करता है पानी का अप्रोक्स 90% तक। और इस पर स्प्रिंकलर सिस्टम की बात करें तो वो हमें वाइड प्रोटेक्शन देता है फ्रॉम कॉल्ड बाय द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। स्प्लिटिंग ऑफ अ पॉड और फ्रूट इन कैरेक्टरिस्टिक मैनर एट मैच्योरिटी इज नॉन एज डेहिसेंट। क्या कहते हैं? डेहिसेंट कहते हैं, याद रखिएगा इसको, काफी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। स्प्लिटिंग ऑफ पॉड, जो हम लोग पॉड या फ्रूट्स की जो स्प्लिटिंग हो जाती है वो कैरेक्टर मैच्योरिटी के अंतर्गत आती है। जो मैच्योर जब होता है तो वो दो भाग में बढ़ जाता है। जो हमारे सीड होते हैं, जो हमारे पॉड होते हैं, वो दो भाग में बढ़ जाते हैं मैच्योर होने पे, जिसको हम लोग कहते हैं डेहिसेंट। क्या कहते हैं इसको? डेहिसेंट। जैसे आप पॉड्स ऑफ पल्सेस, जो दाल वाली फसलें होती है उसका जो पॉड्स आप देखोगे जो मैच्योर हो जाती है, जैसे आप चना को देखोगे जब ज्यादा मैच्योर हो जाती है तो वो ऑटोमेटिक स्प्लिट हो जाती है। देन कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ लेथाइरस कॉजेज अ डिजीज नॉन एज लेथिरिज्म। अगर हम लेथाइरस का लगातार कंजम्पशन करते रहते हैं, कंज्यूम करते रहेंगे तो हम लोगों को लाइथेरिज्म डिजीज हो सकती है। एज इट ग्रेन्स कंटेंस BOAA, क्योंकि ये कंटेंट रखता है, इसमें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। क्या हो जाएंगे कि लाइथरस हमको खाने से क्या हो जाता है? लेथेरिज्म डिजीज हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कंटेन करता है, लाइथरस जो है वो कंटेन करता है बेंजो ऑक्जेलिन एसिटिक एसिड या न्यूरोटॉक्सिन, क्लियर, जो कि काफी हार्मफुल होता है। फर्टिलाइजर विच इज प्रिफर्ड टू ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप इन ग्रीन मैन्योर सॉइल इज फॉस्फेटिक। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर वैसा फर्टिलाइजर होता है जो ग्रीन मैन्योर सॉइल के लिए क्रॉप को
ग्रो करने के लिए, सक्सीडिंग करने के लिए ये सक्सीडिंग क्रॉप होता है, ग्रो सक्सीडिंग क्रॉप होता है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। देन द कैटल कंज्यूमिंग ग्रास ऑफ लो मैग्नीशियम कंटेंट सफर फ्रॉम हाइपोमैग्नीसियम हाइपोमैग्नीजमिया हाइपोमैग्नीजमिया। ठीक है, जो कैटल जो होता है वो कंज्यूम करता है ग्रास जो कि लो मैग्नीशियम कंटेंट का होता है, जिससे सफर होता है हाइपोमैग्नीसिमिया के द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रास टेटनी। ये एग्जाम 2012 में पूछी गई है, जो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एग्जाम थी उसके रिगार्डिंग ग्रास टेटनी। ठीक है, जो एग्जाम थी। ठीक है, देन द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल ऑन पब्लिक लैंड इज कॉल्ड रेंचिंग। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रेजिंग, जो एनिमल है उनको ग्रेज करते हैं यानी चराते हैं उनको ऑन अ पब्लिक लैंड, हम इसको कहते हैं रेंचिंग करना। ठीक है, वेदर इज अ स्टेट और कंडीशन ऑफ एटमोस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। व्हाट इज वेदर? वेदर के बारे में इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेदर क्या है। वेदर एक प्रकार का स्टेट और कंडीशन है एटमॉस्फेयर का, जो एक निश्चित एक गिवन प्लेस में, दिया हुए प्लेस में और दिए हुए टाइम में वो उत्पन्न होता है। ठीक है, चलो। रिसेंटली साइंटिस्ट सेपरेटेड जर्म्स इन मेज कॉर्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स। जो रिसेंटली साइंटिस्ट हैं वो सेपरेट किए थे जर्म्स को इन मेज कॉर्न फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंट्रासेप्टिव्स। इंडियाज रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल, जो हमारी चीनी की कंजम्पशन है उसमें हम लोग सबसे ज्यादा हैं, प्रोडक्शन में भी और कंजम्पशन में भी। खाते भी हम लोग ज्यादा हैं और उगाते भी सबसे ज्यादा है, मतलब प्रोडक्शन भी करते हैं ज्यादा। द टोबैको कंट्रीब्यूट्स द मैक्सिमम एक्साइज रेवेन्यू अमॉन्ग एग्रीकल्चर कमोडिटी इन इंडिया। जो टोबैको जो है वो काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू को जनरेट करने में कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, एग्रीकल्चर कम्युनिटी के कंपेयर में अगर बात करें तो टोबैको जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसके हिसाब से। ठीक है, चलो। इंडिया इज द ओनली कंट्री टू हैव डेवलप्ड एंड ग्रोन हाइब्रिड कॉटन कमर्शियली। और इंडिया सिर्फ एक पहला ऐसा कंट्री है और केवल एक कंट्री है जो डेवलप करता है और ग्रोन करता है हाइब्रिड कॉटन को कमर्शियली, बेचने के क्रम में। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द कंट्री। जो हमारे इंडिया में जो कर्नाटका है, जैसे देखो फर्स्ट पोजीशन पे आपका ब्राजील है कॉफी के प्रोडक्शन में, आपको मैं पहले ही लेक्चर में बता रखा हूं। कॉफी के प्रोडक्शन में आपके फर्स्ट पोजीशन पे कौन आते हैं? ब्राजील आते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे ब्राजील आते हैं। सर तब इंडिया कौन सा स्थान पे आता है? 7th स्थान पे आता है इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी कौन सा स्टेट है? तो हमारा कर्नाटका है। तो यहां से कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पैदा करना इस सब में। ठीक है, देन चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग कंट्री ऑफ टोबैको। जो टोबैको है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग भी है और कंज्यूमिंग भी है चाइना टोबैको का इन वर्ल्ड वेयर एज इंडिया हैज 3rd पोजीशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। और टोबैको के प्रोडक्शन में इंडिया हमारा 3rd स्थान पे आता है। फर्स्ट स्थान पे कौन आता है? चाइना आता है, और कंज्यूमिंग में भी चाइना आता है, लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे आता है टोबैको के प्रोडक्शन में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट यानी पीएमए। पीएमए का फुल फॉर्म फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, जो कि एक केमिकल है जो यूज किया जाता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स को इन ऑर्डर टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, किस केमिकल का यूज किया जाता है? तो हमारा पीएमए हो जाएगा, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है और सीधे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन लड़ने वाले क्वेश्चन है ये सारे। ज्वार इज नॉन एज कैमल क्रॉप। ज्वार को यानी sorghum को, ज्वार है ना, ज्वार नॉट sorghum, ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है, किंग्स ऑफ कोर्स ग्रेन्स के नाम से जाना जाता है। ज्वार को अदर नाम क्या कहते हैं? sorghum कहते हैं क्या? आप नीचे जाके जल्दी से चैट कर दीजिएगा। ठीक है, sorghum कहते हैं क्या? चलो आगे बात करें। चलो, इंडिया इज द सेकेंड कंट्री आफ्टर चाइना। चाइना के बाद इंडिया जो है वो सेकेंड कंट्री है टू हैव कमर्शियलाइज्ड हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी। और हाइब्रिड राइस टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइज्ड करने के लिए करने के रिगार्डिंग हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड कंट्री है आफ्टर द चाइना। ठीक है, देन HD 2329 वेराइटी जो है वीट का, वो कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हो रही थी यानी 1966 टू 1967, ठीक है 67, या अगर ऑप्शन में 1960s रहेगा
तो आप ये भी मार सकते हो आंसर। चलो, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान हमारा जो HD 2329 वैरायटी जो है गेहूं का, वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था मैक्सिमम प्रोडक्शन देकर। अब प्लांट रेक्टेंगुलरिटी इज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस या रो टू रो डिस्टेंस इन वाटर इरोजन 3 मीटर डीप एंड मोर देन 18 मीटर वाइड गली इज नॉन एज स्मॉल गली। ठीक है, वाटर इरोजन में जो 3 मीटर गहरी और 18 मीटर से ज्यादा चौड़ी हो उस गली को हम लोग कहते हैं स्मॉल गली। 3 to 9 मीटर डीप एंड विड्थ ऑफ 18 मोर विथ साइड स्लोप 8 to 15 डिग्री इज नॉन एज मीडियम गली। और मीडियम गली किसको कहते हैं, जिसको G3 भी कहा जाता है, जो 3 से 9 मीटर हमारा डीप होगा और विड्थ जो होगा वो 18 डिग्री से ज्यादा होगा, 18 मीटर से ज्यादा होगा, है ना, M और मोर है। ठीक है, उसके बाद साइड स्लोप जो होगा वो 8 से 15 होगा, इसको हम लोग मीडियम गली के नाम से जानते हैं। द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड्स आर कमिंग कॉल्ड एज विंडवार्ड साइड, जहां से हवाएं आती है उस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, विंडवार्ड साइड कहते हैं, विंडवार्ड साइड कहते हैं। देन एग्रोनॉमिक मेजर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस इरोजन वेयर स्लोप इज लेस देन 2%। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एग्रोनॉमिक मेजर जो यूज किया जाता है इरोजन को कम करने के लिए, उसके स्लोप क्या होते हैं, तो लेस देन 2% होते हैं। देन बेंच ट्रेसिंग जो है यूजुअली अ प्रैक्टिस्ड ऑन स्लोप्स रेंजिंग फ्रॉम 16 टू 33%। यानी बेंच ट्रेसिंग जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं किस स्लोप पे करनी, कब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 16 से 33% स्लोप जब होती है तो हम लोग बेंच ट्रेसिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद द हाईएस्ट अवार्ड प्रेजेंटेड टू एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इन द कंट्री रफी अहमद किदवई अवार्ड, यानी जो हाईएस्ट अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया जाता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को हमारे कंट्री में, वो है हमारा रफी अहमद किदवई अवार्ड। रफी अहमद किदवई साहब थे, उनके उपलक्ष्य में ये रफी अहमद किदवई अवार्ड सम्मानित किया जाता है। नेम द वैसे उन लोगों को सम्मानित किया जाता है जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और उन्हें काफी अच्छे तरीके से अपने रिसर्च वर्क को डन कर चुका है उन लोगों को। Then the name the plant which produce food themselves through photosynthesis is called phototrophs या autotrophs या producer। ठीक है, then sui generis काफी इंपॉर्टेंट है। sui generis used in gate proposal is a Latin word जिसका मतलब होता है a system of its own। ठीक है, अपना खुद का सिस्टम जिसको sui generis कहते हैं, जो कि गेट के प्रपोजल में दिया गया था, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और गेट को बाद में जाके किससे मर्ज कर दिया गया या किसको रिप्लेस कर दिया गया, किससे रिप्लेस किया गया, तो WTO से। ठीक है, 1995 ईस्वी में। ये सारी चीजों को याद रखना है। और ये किस एग्रीमेंट से मिलकर बने थे, तो मरेकस एग्रीमेंट से मिलकर बने थे। जब ये IPR पढ़ोगे BSc एग्रीकल्चर में तो आपको ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। इन नॉर्दर्न इंडिया समटाइम्स रेन टेक्स प्लेस इन विंटर, जो कि हमारा वेस्टर्न डिप्रेशन से होता है, देखो JRF में भी पूछा गया, RPSC में भी पूछा गया, AO में। ठीक है, चलो, इन टोटल एग्रीकल्चरल क्रेडिट द कंट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स इज हाईएस्ट 74%। उसके बाद आपका कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाता है जो कि 17% एंड रूरल बैंक्स आ जाता है 9% इन 2009। ये भी आपके एग्जाम पूछे गए हैं। देखो, एग्रीकल्चर क्रेडिट जो होता है यानी कंट्रीब्यूशन जो कमर्शियल बैंक होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे नाबार्ड हो गया, ये सारी चीजें जो बैंक है। उसके बाद हमारे कोऑपरेटिव बैंक, जो आपके कोऑपरेटिव बैंक जैसे आपने बात कर रखे होंगे इंडसलैंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी चीजें। देन हमारे रूरल बैंक जो बिहार ग्रामीण बैंक है ना, जो SBI का ग्रामीण बैंक है, ये सारी चीजें आपका 9% तक कंट्रीब्यूशन करता है इन द सेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट के हिसाब से। देन एग्रीकल्चर केम इनटू एक्सटेंस इन 7500 BC, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर जो है एग्जिस्टेंस में आया कि 7500 BC में व्हेन कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड बार्ले इज फर्स्ट स्टार्टेड। और पहला कल्टीवेशन कौन सा स्टार्ट हुआ था, तो व्हीट और बार्ले हुआ था। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑफ वेरियस क्रॉप्स आर रिकमेंडेड बाय कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP। जो हमारा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP या किसी भी क्रॉप की अगर तय होती है तो वो कौन तय करता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। एट प्रेजेंट 22 मैंडेटेड क्रॉप्स, जैसे कि जिसमें आपके 14 खरीफ क्रॉप है, 6 रबी क्रॉप है और 2 कमर्शियल वाला क्रॉप है जैसे जूट और कॉपरा। ठीक है, आर कवर्ड अंडर MSP while sugar cane is covered under fair and
रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी, नॉट एमएसपी। ठीक है। देन accumulation of nutrients in a lake and pond due to human intervention or natural process is called यूथ्रोफिकेशन। यूथ्रोफिकेशन यानी जब न्यूट्रिएंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है लेक में या पॉन्ड में बिकॉज ऑफ ह्यूमन का इंटरवेंशन करके या नेचुरल प्रोसेस से, तो हम इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? यूथ्रोफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूथ्रोफिकेशन। देन इंडिया इज मीटिंग 85% in urea requirement through indigenous production but depends heavily on imports of its phosphatic and potash fertilizer requirements. ठीक है। then in India urea is being provided to the farmers at statutorily notified MRP while phosphatic and potassic यानी पी जो और के जो है वो फर्टिलाइजर जो होता है वो गवर्नमेंट के जो इम्प्लीमेंट किया गया था, जो गवर्नमेंट के द्वारा कंसर्न जो होता है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी, उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है विद सब्सिडी स्कीम एनबीएस, है ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, एनबीएस का एब्रिविएशन याद रखिएगा, न्यूट्रिएंट बेस्ड स्कीम, जो कि आपका 1/4/2010 से शुरू किया गया था। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के अंदर क्या होता है? सब्सिडी जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ईच ग्रेड ऑफ सब्सिडाइज्ड पी और के यानी पोटास यानी फॉस्फोरस और पोटास फर्टिलाइजर के डिपेंडिंग अपॉन इट्स न्यूट्रिएंट्स कंटेंट। न्यूट्रिएंट क्वांटिटी के ऐसे हिसाब से जो फॉस्फेटिक और पोटासिक जो फर्टिलाइजर होता है उस पर क्या होता है? सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। चलो 2010 में जो नियम आई थी, स्कीम आई थी, NBS scheme. Over the years, the contribution of agricultural to GDP of Indian economy has been decreasing. ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ओवर द इयर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर से जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे पड़ने लगा वो धीरे धीरे हमारा कम पड़ने लग गया। इन विच 5-year प्लान एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग इन इंडिया वाज इनिशिएटिंग, तो 7th 5-year प्लानिंग जो कि 1988 में हुई थी। देन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन राइस फील्ड इज कैरिड आउट बाय बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। विथ वाटर फर्न एजोला द पैटर्न ऑफ प्लांटिंग विच हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं कुबॉइडल पैटर्न। देन कल्टिवेशन ऑफ सच क्रॉप विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिटेट एंड जीरो कंपटीशन इज नोन एज पैरेलल क्रॉपिंग। पैरेलल क्रॉपिंग क्या होता है? कल्टिवेशन ऑफ वैसा क्रॉप का कल्टीवेशन करना जिसमें डिफरेंट प्रकार का नेचुरल हैबिटेट होता है और जीरो कंपटीशन होता है, यानी दोनों साथ में ग्रो होंगे। ठीक है। देन द वैरायटी ऑफ व्हीट विच इज रेसिस्टेंट टू ऑल द 3 रस्ट इज कॉल्ड छोटी लरमा या छोटी लरमा कह लो या छोटी लरमा कह लो, छोटी लरमा। देन हाउ मेनी टाइम्स अ रेटून क्रॉप ऑफ शुगर कैन इज एडवाइसेबल? एक ही बार, केवल 1 टाइम। कल्टीवेशन ऑफ 2 or more than 2 crops of different heights simultaneously on a certain piece of land in a certain period is called multi-storied cropping. multi-story जिसको हम लोग कहते हैं बहुमंजिली क्रॉप, तो उसको क्या कहते हैं? इसका क्या डिफिनेशन हो जाएगा? तो कल्टीवेशन ऑफ वैसा 2 or more क्रॉप्स का कल्टीवेशन करना जो डिफरेंट हाइट का होगा और सिमुलटेनियसली ग्रो करेगा ऑन अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड, जिसको आउट सर्टेन पीरियड में, तो हम इसको क्या कहेंगे? मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग कहेंगे। देन टिप बर्न ऑफ पैडी, जो पैडी यानी राइस में जो टिप बर्न हो जाता है वो किसके कारण से होता है? तो ड्यू टू रेड्यूस्ड ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों अगर कम हो जाता है और अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन जब वो पानी में रहता है तब, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो होता है वो उसकी कमी हो जाती है, जिसके कारण से टिप बर्न हो जाता है, जो ऊपर वाला होता है वो झुलस जाता है। ठीक है। चलो देन नर्सरी एरिया रिक्वायर्ड फॉर सीडलिंग ऑफ 1 हेक्टेयर राइस फील्ड इज 0.10 हेक्टेयर, यानी जो नर्सरी अगर हम लोग 1 हेक्टेयर में राइस फील्ड को उगाएंगे, जब बिछरा जब तैयार करते हैं जिसमें हम बीज सया कहते हैं, यानी बेड प्रिपरेशन, सीड बेड प्रिपरेशन, तो बीज सया अगर तैयार करते हैं तो नर्सरी का रिक्वायरमेंट कितना होता है? 0.10 हेक्टेयर होता है। देन रेड एंड पर्पल कलर ऑफ मेज लीव्स इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फॉस्फोरस, काफी इंपॉर्टेंट है। जो मेज का, जो मक्का का जो कलर हो जाता है रेड और पर्पल कलर का, जो लीव्स का, वो किसके कमी से होता है? तो फॉस्फोरस के कमी से होता है। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो बेबीलोन गेव जो होता है वो 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन है और 3 सब सेंटर है। ठीक है। देन अब हम मेजर क्रॉप और उसके ओरिजिन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके राइस के देखो ओरिजिन आपके साउथ ईस्ट एशिया, जिसको बर्मा भी कहते हैं। बाकी इधर टी है आपके पास जो चाइना। ठीक है। हम ऐसे बात करते हैं फिर ऐसे बात करेंगे। चलो यहाँ पे शुगर कैन देखो, शुगर कैन का न्यू गुनिया। देन वीट का साउथ वेस्ट एशिया जो कि तुर्की में पड़ता है, तो आपके इसमें और इसमें कंफ्यूजन होंगे, तो याद करने का सिंपल सा है, वीट होगा तो यहाँ पे W लगा लेना।
ठीक है, वीट होगा तो डब्ल्यू लगा के आप आंसर दे सकते हो। तो वीट का साउथ वेस्ट एशिया, ग्राम का साउथ वेस्ट एशिया, मेज का सेंट्रल अमेरिका, टोबैको का सेंट्रल अमेरिका, ग्राउंडनट का ब्राजील, देन मूंग का इंडिया, पोटैटो का साउथ अमेरिका। जो इंडिया है तो वो तो आपको याद रखना ही होगा क्योंकि इंडिया से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जानबूझ के क्वेश्चन देगा कि आप इंडिया के बारे में क्या जान रहे हो, तो इंडिया का हमारा मूंग का हो जाता है ओरिजिन। देन चाइना की बात करें तो टी हो जाएगा। देन सोयाबीन की बात करें तो चाइना में उसका ओरिजिन है, मस्टर्ड चाइना का ओरिजिन है, कॉफी अफ्रीका का ओरिजिन है, कॉटन इंडिया का ओरिजिन है, ब्रिंजल बैगन इंडिया का ओरिजिन है, अरहर अफ्रीका का ओरिजिन है, ज्वार अफ्रीका का है, बाजरा अफ्रीका का है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वन लाइनर है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैच द कॉलम में आ सकते हैं। अगर आप आईसीआर जेआरएफ की अगर प्रिपरेशन कर रहे होगे या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन लाइनर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सीधा पूछ देगा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ, या व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ टोबैको, या वेयर इज द ओरिजिन ऑफ टोबैको। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा। अब हम कुछ टर्म्स और रिलेटेड उसके एग्रोनोमिस्ट की बात कर लेते हैं। इरिगेशन एग्रोनोमी के कुछ एग्रोनोमिस्ट की बात करें तो डॉक्टर एनजी दस्ताने। देन क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो डॉक्टर एसएस बेंस। देन इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो एएम माइकल। देन एसआरएनएफ स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो कि राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बात करें सीआरआई स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वाटर तो हमारे बीएल भारद्वाज। जो सीआरआई स्टेज जो कौन इंट्रोड्यूस किए थे वीट में, तो हमारे बीएल भारद्वाज साहब। देन फंक्शनल यूनिट फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो निकोलस के द्वारा 1963 में दिया गया था। देन एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्राइटेरिया जो अर्नॉन और स्टॉट के द्वारा 1939 में दिया गया था, बाद में जाके अर्नॉन के द्वारा 1954 में इसको फिर से रिफाइन किया गया। देन एग्रोबायोलॉजी की बात करें तो विलकॉक्स। देन IW और CPE का जो रेशियो है वो आपके परिहर, ठीक है, परिहर या परिहार, जो कि 1974 में आपके दिए थे। देन ट्रांसप्लांटिंग इन पर्ल मिलेट डॉक्टर गौतम। देन कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस हमारे नीची प्रोविक 1950 में। देन H4 हाइब्रिड ऑफ कॉटन डॉक्टर CT पटेल जो कि गुजरात में थे, 1970 गुजरात के थे, जो कि 1970 में इन्होंने किया था। जया काफी इंपॉर्टेंट है ये। जया जो है वो फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस है, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा रिलीज किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। जया बार बार पूछा जाता है, ठीक है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा और दिमाग में भी नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट इंडियन वैरायटी ऑफ राइस क्या हो जाएगा, जया हो जाएगा, डॉक्टर शास्त्री के द्वारा। लॉ ऑफ मिनिमम जेवी लिवेग जो कि 1840, और जेवी लिवेग कौन है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के फादर भी कहलाते हैं, और लॉ ऑफ मिनिमम भी जेवी लिवेग के द्वारा दिया गया था 1840 में। द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ब्लैकमैन के द्वारा 1905 में दिया गया था। इंक्रीज यील्ड नाइट्रोजन लॉ जो कि विलकॉक्स के द्वारा 1929 में। लीफ एरिया इंडेक्स वाटसन के द्वारा 1947 में। न्यूट्रेंट मोबिलिटी कॉन्सेप्ट ब्रेस RH के द्वारा। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट डीन और फ्रेंड के द्वारा 4P। देन हार्वेस्टिंग इंडेक्स डोनाल्ड के द्वारा। देन फोटोप्रिडिज्म कॉन्सेप्ट जो है वो गार्डनर और अलर्ट के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1920 के में दिया गया था। थर्मोप्रिडिज्म जो कि हमारा F वेंट के द्वारा दिया गया था। देन वर्नेलाइजेशन की बात करें तो लाइसेंको के द्वारा दिया गया था, लाइसेंको के द्वारा दिया गया था। कुछ हम यहाँ बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स जो कि पेनिसिलिन जो अलेक्जेंड्रम फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में दिया गया था। देन बेसिलस रेडिकोला जो कि अभी राइजोबियम के नाम से जाना जाता है, जिसको बेजेरिंग के द्वारा 1890 में दिया गया था। देन रोथमस्टेड एक्सपेरिमेंटल स्टेशन जो कि जेवी लुइस और JH गिलबर्ट के द्वारा 1843 में दिया गया था। फिर हम कुछ फाउंडर्स या फादर्स के रिलेटेड बात कर लेते हैं, कुछ अलग अलग फील्ड्स के बारे में। जैसे फादर ऑफ फील्ड प्लॉट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो JV बोसिंगॉल्ट, ठीक है, बोसिंगॉल्ट। देन फादर ऑफ पेडोलॉजी जो सॉइल साइंस हम कहते हैं इसको, है ना, सॉइल की स्टडी करते हैं इसमें पेडोलॉजी में, तो इसमें के फादर बीवी डाकुचेव कहते हैं। देन फादर ऑफ गोल्डन रेवोल्यूशन डॉक्टर KL चड्डा हो जाएगा। फादर ऑफ सुपर राइस, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, हर एक चीजों को आपको याद रखना है। फादर ऑफ हाइब्रिड राइस क्या हो जाते हैं, इनको पोर्ट्रिकस आ जाएंगे। फादर ऑफ सुपर राइस कौन कहलाएंगे, GS कुछ कहलाएंगे। तो ये सबको याद रखना है आपको। फादर ऑफ टिलेज और वीट साइंस की बात करें जेट्रो टूल को कौन से बुक को रिटर्न किया था, ये भी आपको याद रखना है, हॉर्स विंग हस्बेंड्री। देन फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग टेक्निक ML ट्रॉग। देन फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी SN विनोग्रेड्सकी। देन आपके फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री JV लिवेग। ठीक है, यहां तक हमारे पूरे ये टॉपिक हो गए। थैंक यू सो मच। 40 to 43 लेक्चर हमने यहाँ तक आपको कवर करवा दिया है, पेज नंबर 40 to 43।
बाकी इसके एमसीक्यू सेशन आपके 9:15 PM में हो जाएंगे। बाकी अगर इसके अलावा और भी कोई डाउट चाहिए या आपके इसके अलावा कोई भी अगर डाउट आपके बचते हैं तो नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। आप नीचे कुछ भी दिक्कत होगा तो आप किसी भी नंबर पे जाके आप बात कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको जाके बहुत सारे क्यूजेस, बहुत सारे आपको जॉब की वैकेंसी, आपको हर चीजें मिलती रहती है, तो वो जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बाकी आप मुझे नीचे जाके बताओ ये कैसी हेल्पफुल क्लासेस लग रही है आपको कि नहीं लग रही है, कैसी क्लासेस लग रही है, क्या इंप्रूव करना चाहिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए सेवा क्लासेस, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच एंड बाय।